गुड मॉर्निंग। हम जैसा बच्चों आप लोगों को पता है कि हमारे दो टॉपिक हो चुके हैं, एक तो बी ग्रुप और दूसरा हैव ग्रुप, और वो भी एक्शन वर्ब के बिना। प्राइमरी का तीसरा ग्रुप डू का है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि डू ग्रुप के साथ हमारे टेंसेस शुरू हो जाएंगे। तो मेरी एक सलाह आप लोगों को कि आप वर्ब की फॉर्म्स याद करना शुरू कर दें, क्योंकि अब हमें एक्शन और नॉन एक्शन दोनों वर्ब के साथ सेंटेंस बनाने सीखने होंगे। ध्यान से सुन लीजिएगा कि आप लोगों को आज के टॉपिक के बाद जो टाइम बचेगा 3-4 दिन का, उसमें आपको वर्ब की फॉर्म्स याद करनी है, ताकि जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में इनडेफिनेट टेंस शुरू करूं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आज का जो टॉपिक है हमारा, वो बेसिक्स का लास्ट टॉपिक है। आज हम डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ देयर, यूज़ ऑफ इट, इसके साथ ही इम्पेरेटिव सेंटेंस भी सीखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूज़ ऑफ देयर के। अब एक बात देखिए बच्चों, जब बहुत सारे शब्द मिलकर एक वाक्य बनाते हैं और उस वाक्य का कोई अर्थ भी निकलता है, लेकिन उसे शुरू करने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे शब्दों ने मिलकर एक वाक्य बनाया, ठीक? उस वाक्य का एक निश्चित अर्थ भी निकल रहा है, पर उसे शुरू करने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है। ऐसे में हम क्या करते हैं? ऐसे में हम वहाँ पर देयर का यूज़ करते हैं। देयर सब्जेक्ट बनकर आता है और वाक्य को पूरा करता है। उदाहरण के लिए, जैसे अगर आप कहो कि मेरी क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, तो आप इस बात को कैसे कहोगे? सिंपल, बहुवचन का सेंटेंस है 60, तो हम कैसे कहेंगे कि देयर आर 60 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। क्लियर? देखा आपने कि मेरी कक्षा में 60 स्टूडेंट्स हैं, अर्थ निकल रहा है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, कर्ता नहीं है, तो वहाँ पर हमने लिया देयर। ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं। जैसे उदाहरण के लिए दूसरा उदाहरण देखिए, बाहर दरवाजे पर कोई है, सेंटेंस भी है, अर्थ भी है। अगर नहीं है तो क्या नहीं है? सब्जेक्ट। तो हमने उसको बोला देयर इज समवन एट द गेट आउटसाइड। बन गया सेंटेंस। और देखिए एक एग्जाम्पल, हमारे बाग में आम के 10 पेड़ हैं। फिर शब्दों का समूह है, वाक्य बना रहा है, वाक्य का अर्थ भी निकल रहा है। अब इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो हम बाग से शुरू कर सकते, ना आम से शुरू कर सकते, ना पेड़ों से शुरू कर सकते। तो एक सब्जेक्ट हमारे पास बन के आया देयर। हमने कैसे कहा? देयर आर 10 मैंगो ट्रीज इन आ गार्डन। आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंस खुद से, मैं तो आपको एज अ होमवर्क तो दूंगी, लेकिन आप जब खाली बैठे होते हैं तो घर पर छोटे भाई बहनों के साथ, अपने साथ वालों के साथ कोशिश करते रहिए कि आप इन चीज़ों की, जो मैं आपको सिखाती हूँ, इसकी प्रैक्टिस आप घर पे कर सकें, वरना मेरी मेहनत बेकार। ये तो रहा मेरा एक टॉपिक देयर का। अब दूसरा टॉपिक आता है मेरा इट का। इट को अगर हम ग्रामर की दृष्टि से देखें तो ये वो पर्सनल प्रोनाउन है जिसका प्रयोग हम नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए करते हैं। जैसे बाकी पर्सनल प्रोनाउन है आई,
वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही शी दे थर्ड पर्सन, इट उसी श्रेणी का थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है जिसका प्रयोग नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए किया जाता है। और इसके अलावा आप याद करिए, जब आप छोटी क्लासेस में थे तो आपको सिखाया जाता था कि दिन, महीना, वर्ष, समय, मौसम बताने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कहूँ आज शनिवार है तो कैसे कहूँगी? इट इज़ सैटरडे टुडे। फिर ये मई का महीना है, इट इज़ द मंथ ऑफ मे। ये वर्ष 2020 है, इट इज़ द ईयर 2020। अब 8 बजे हैं, इट इज़ 8 o'clock नाउ। ये गर्मी का मौसम है, इट इज़ समर सीज़न। यानी दिन, महीना, वर्ष, समय और मौसम, ये एक फॉर्मेलिटी तो इट की जो आपको प्रैक्टिस में करनी है। और वैसे भी जैसे कई लोग कहते हैं कि आज शनिवार है, टुडे सैटरडे, गलत। प्रॉपर तरीका यही है, इट इज़ सैटरडे टुडे, जो सुनने में भी अच्छा लगता है और बोलने में भी सही है। परंतु इस इट में जो विशेष ध्यान देने वाली और सीखने वाली बात है वो कौन सी है? वो आपको बहुत बहुत ध्यान से सीखनी है और सुननी है और प्रैक्टिस भी करनी है। वो क्या? कि जब क्रिया में नानी ने लग जाए और सब्जेक्ट गायब हो जाए, अर्थात वाक्य की क्रिया में तो नानी ने है परंतु वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसे वाक्यों को हम इट की ही मदद से बोलते भी हैं और लिखते भी हैं। हाँ, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ध्यान देने वाली है वो क्या? कि ऐसे वाक्यों को हम इन्फिनेटिव अर्थात टू, इन्फिनेटिव का अर्थ ही होता है टू, इन्फिनेटिव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करके बोलते या लिखते हैं। जैसे अंग्रेजी सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है, तो मैं कैसे कहूँगी? इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट जॉब टू लर्न इंग्लिश। या पक्षियों को मारना पाप है, मारना, सीखना, देखिए दोनों में क्रिया में ना आ रहा है, तो कैसे कहूँगी मैं? पक्षियों को मारना पाप है, इट इज़ सिन टू किल बर्ड्स। या और मैं एग्जांपल देके कहूँ कि वहाँ जाना बेकार है, जा ना, फिर क्रिया में ना है, सब्जेक्ट नहीं है, तो कैसे कहूँगी? इट इज़ यूजलेस टू गो देयर। आप ऐसे वाक्यों की प्रैक्टिस करा करिए। मैं आपकी गाइड तो हूँ, लेकिन सीखना आपको खुद से ही है। मैं आपको सारे रास्ते बता दूँगी, लेकिन उन रास्तों पे चलेंगे तो आप ही, सीखेंगे तो आप ही। मेरी मेहनत सफल तभी होगी जब आप इसकी प्रैक्टिस घर पर करेंगे। ये नहीं कि मैंने आपको 10, 15, 20 सेंटेंस दे दिया, आपने कर लिया और आपको आ गया। ऐसा कभी नहीं होता इंग्लिश में। मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि दुनिया में कोई आपको अंग्रेजी नहीं सिखा सकता, आप अपने खुद के टीचर खुद ही हैं। तो जो मैं नियम समझाती हूँ उसके प्रैक्टिस करिए। और आपको मैंने कई बार कहा है कि अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए साथ में कोई नहीं मिलता तो आप शाम को 5 से 7 के बीच में मुझे फ़ोन करके मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप खुद से सेंटेंस लिखिए, मैं जो देती हूँ उसके अलावा सोचिए कि मैम ने जो नियम बताया उसके ऊपर हम कैसे कैसे बोल सकते हैं, कैसे कैसे लिख सकते हैं, तभी तो आप सीखेंगे। इस लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाइए। और देखिए, इट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है वो क्या? जब हम किसी प्रोनाउन या फ्रेज़ पर बल देते हैं तब भी हम इट का ही प्रयोग करते हैं। फिर सुनिएगा, जो इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मुझे नज़र आता है वो क्या? कि जब भी हम किसी प्रोनाउन पर बल देते हैं
तो इट का ही प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूँ ये मैं हूँ मैं, तो मैं कैसे कहूँगी? इट इज़ आई। समझ में आया? देयर और इट, ये बेसिक्स के पार्ट्स हैं, क्योंकि जब आपको इन सब की जानकारी हो जाएगी तो मुझे टेंस कराने में सुविधा रहेगी, और आपको भी एक्शन और नॉन एक्शन में अंतर जब समझ में आ जाएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे जो मेरा थर्ड टॉपिक है, जहाँ जो आज बेसिक्स का एंड होगा जिस पर, वो है इम्पेरेटिव। ये इम्पेरेटिव मैं आपको इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आम बोलचाल के लिए ये रामबाण है। दिन में कम से कम हम 100-150 सेंटेंस इस तरह के बोलते हैं जो इम्पेरेटिव कहलाते हैं। और इन सेंटेंस की विशेषता ये है कि इनको हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की मदद से बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि नियमित रूप से अपने हाथ धोइए, तो मैं कैसे कहूँगी? क्रिया है सीधी सीधी, तो वॉश योर हैंड्स रेगुलरली। दूसरा, इस कोविड-19 को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करें, तो मैं कैसे कहूँगी? फॉलो द रूल्स ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। वेरी सिंपल, यू हैव टू प्रैक्टिस बाय योर ओन। नेक्स्ट, अगर आप किसी से आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, तो ऐसे वाक्य हम प्लीज़ की मदद से बोलते हैं या लिखते हैं। जैसे मैं कहूँ कि घर पर ही रहिए कृपया करके, तो कैसे कहेंगे हम? प्लीज़ स्टे एट होम। मना करने के लिए डोंट का यूज़ करते हैं। जैसे घर से बाहर ना निकलें, देन कैसे कहूँगी मैं? डोंट गो आउट ऑफ होम। समय बर्बाद मत करिए, डोंट वेस्ट योर टाइम। लॉकडाउन ने आपको खूब समय दे रखा है, उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। और फिर मैं दोहराती हूँ, मैंने अभी बीच में 3-4 बच्चों को फ़ोन किया था जिन्होंने पता चला कि उन्होंने काम नहीं किया। मुझे पता है जो काम करने वाले बच्चे हैं वो काम करेंगे, लेकिन मेरा सभी बच्चों से एक ये है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत सफल तभी होगी जब आप हमारा साथ देंगे। इसकी प्रैक्टिस करिए ताकि जब विद्यालय खुले तो मुझे आपके साथ कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, ना आपको कोई प्रॉब्लम हो इंग्लिश में, बड़े आराम से। क्योंकि अगला टॉपिक जो मेरा होगा वो सीधा सीधा आपकी व्याख्या से, आपके निबंध एसेस से, सब लॉन्ग आंसर से जुड़ता चला जाएगा। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, ये दो सेंटेंस जो हैं ये जड़ हैं। और आप पूरा दिन अपने आप को वॉच करिएगा, पूरा दिन आप सबसे ज़्यादा इन्हीं दो टेंसेस का यूज़ करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको पता चलेगा। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।